गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे तुर्की की मुश्किल आने वाले समय में क्षेत्र में बढ़ सकती है। खासतौर से पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए उसके तीन दुश्मन एक साथ आए हैं। तुर्की के तीनों विरोधी देश ग्रीस, साइप्रस और इसराइल हैं। भारत के अच्छे सहयोगी माने जाने वाले ये तीनों देश मिलकर रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाने पर काम कर रहे हैं। इस फोर्स में तीनों देशों के सैनिक होंगे जो तुर्की आर्मी का मुकाबला करेंगे। ये फोर्स बनती है तो तुर्की के प्रेसिडेंट रेसेप अर्दोगन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, जो देश की सैन्य ताकत बढ़ाने पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल, ग्रीस और साइप्रस के सीनियर अधिकारियों ने तीनों देशों की सेनाओं की यूनिट से एक रैपिड रिस्पॉन्स फोर्स बनाने पर बैठक की है। यह पहल पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की सैन्य और रणनीतिक गतिविधियों को रोकने के एक बड़े प्रयास का हिस्सा है। हालांकि यह सुरक्षा पहल अभी शुरुआती समीक्षा और प्लानिंग स्टेज में है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पहल का मकसद बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच तीनों देशों के बीच रणनीतिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। यह फोर्स कोई स्थायी यूनिट नहीं होगी, इसे संकट के समय जमीन, समुद्र या हवा में जल्दी से तैनात किया जा सके। हाल के हफ्तों में इस विषय पर कई बैठकें हुई हैं। हालांकि अब इस प्रस्ताव पर फाइनल मोहर लगाना बाकी है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड की अगले हफ्ते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बैठक होनी है। इस दौरान रैपिड फोर्स पर आगे बढ़ने को लेकर फाइनल बातचीत हो सकती है। प्रस्तावित 2,500 कर्मियों की यूनिट में ग्रीस और इसराइल से 1,000 सैनिक और साइप्रस से 500 सैनिक होंगे। तुर्की की नज़र इन तीनों देशों के सैन्य गठबंधन की संभावना पर लग गई है। तुर्की की कोशिश सीरिया में प्रभाव बढ़ाने की है। इसमें सीरियाई इलाके में विमानों और मिसाइलों को निशाना बनाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती शामिल है। तुर्की की गाज़ा पट्टी में मल्टीनेशनल फोर्स में शामिल होने की भी संभावना है। तुर्की एक नए समुद्री समझौते पर बातचीत करने की कोशिश में लीबिया की दोनों विरोधी सरकारों के साथ बातचीत कर रहा है। ऐसा कदम उसे उत्तर और पूर्वी भूमध्य सागर के समुद्री क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी बनने की इजाज़त देता है। तुर्की की इस बढ़ती ताकत से इसराइल, ग्रीस और साइप्रस जैसे उसके विरोधी असहज है। इसराइल ने हालिया वर्षों में ग्रीस और साइप्रस के साथ कई सैन्य अभ्यास किए हैं, जिसमें त्रिपक्षीय अभ्यास शामिल है। एक्सपर्ट का कहना है कि भले ही तीनों देशों में कोई टास्क फोर्स अभी ना बने, लेकिन त्रिपक्षीय अभ्यास जारी रहेंगे। यह तुर्की की बढ़ती ताकत और विरोधियों के लिए उसकी ओर से पैदा हो रही चुनौती की वजह से है। आइए हम बात करें बांग्लादेश की। बांग्लादेश में एक बार फिर विरोध प्रदर्शन और हिंसा का दौर देखने को मिल रहा है। इन्कलाब मंच के छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद राजधानी ढाका समेत कई इलाकों में हजारों छात्र सड़कों पर है। इससे तनाव की स्थिति बनी हुई है। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़, आगजनी घटनाएं हुई हैं। इन प्रदर्शनों में कट्टरपंथी गुटों की मौजूदगी और भारत विरोधी नारेबाजी ने ध्यान खींचा है। इस घटनाक्रम को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मौजूदा अंतरिम सरकार की चुनाव आगे टालने की साजिश की तरह भी देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के मुताबिक बांग्लादेश में चुनाव से पहले शुरू हुई अशांति की नई लहर पर कई सूत्रों का दावा है कि अस्थिरता का माहौल बनाने के लिए इस उथल पुथल को मैनेज किया जा रहा है। यह हिंसा ऐसे समय में हो रही है जब मोहम्मद यूनुस सरकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने और विश्वसनीय चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि बिगड़ती सुरक्षा स्थिति का इस्तेमाल यह कहानी बनाने के लिए किया जा रहा है कि फिलहाल चुनाव कराना सुरक्षित नहीं होगा। इसे चुनाव टालने का मौका बनाने की कोशिश है। दूसरी ओर हिंसक घटनाओं और मौतों को कट्टरपंथी समूह बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को संगठित करने का हथियार बना रहे हैं। खुफिया और राजनीतिक जानकारियों के मुताबिक युवा नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद ढाका, चट्टग्राम, खुलना और राजशाही में प्रदर्शन शुरू हुए। ये विरोध प्रदर्शन जल्दी बड़े पैमाने पर हिंसा में बदल गए। भीड़ ने हाईवे जाम कर दिए। इस दौरान कई नेताओं के घरों और मीडिया संगठनों के दफ्तरों को भी निशाना बनाया गया। सूत्रों के अनुसार अशांति का एक महत्वपूर्ण पहलू भारत विरोधी भावना का तेजी से बढ़ना है। चट्टग्राम में भारतीय उप उच्चायुक्त के आवास और कार्यालय पर पत्थरबाजी की खबरें आई हैं। ढाका में कट्टरपंथी समूह ने भारतीय उच्चायुक्त की ओर मार्च करने की कोशिश की। इस दौरान बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश करते हुए भारत विरोधी नारे लगाए गए। माना जा रहा है कि पुतले जलाना, नारे लगाना भारतीय राजनीतिक संपत्ति को निशाना बनाकर भारत को जनता के गुस्से का केंद्र बिंदु दिखाने की जानबूझ के की गई कोशिश का संकेत देते हैं। इस दौरान सरकार के रवैये पर भी सवाल उठा है। पुलिस कई इलाकों में निष्क्रिय रही है, कई इलाकों में जबरदस्ती कार्रवाई की। इससे चुनिंदा कार्रवाई के आरोपों को बल मिला है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से चेतावनी दी गई कि यह हिंसा गहरी राजनीतिक साजिश का नतीजा है। इसमें कट्टरपंथी और राजनीतिक लोग चुनाव से पहले के अस्थिर माहौल का फायदा उठाकर विरोधियों को कमजोर कर रहे हैं। साथ ही ये लोग बांग्लादेश की चुनाव की तैयारियों पर संदेह पैदा कर रहे हैं। ये दूसरी खबर भी बांग्लादेश की है। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतिम सरकार जानबूझकर देश में हिंसा भड़का रही है ताकि आगामी चुनावों को टाला जा सके।
उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत को उकसाने के उद्देश्य से साजिशन घटनाएं कराई जा रही हैं। बता दें कि शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी हुई है। प्रदर्शनकारियों ने ढाका में 2 मुख्य अखबारों के कार्यालयों को आग लगा दी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मीडिया बातचीत में चौधरी ने कहा कि भारत के उच्चायुक्त के आवास पर हुआ हमला पूर्व नियोजित और राज्य प्रायोजित था। उनके मुताबिक इसका मकसद भारत को प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करना था। उन्होंने कहा कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश के कई हिस्सों में हिंसा फैल गई, जिसमें ढाका में रात भर प्रदर्शन हुए, आगजनी और मीडिया संस्थानों पर हमले किए गए। अपदस्थ शेख हसीना सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके चौधरी ने दावा किया कि हादी एक उग्र नेता था। उसकी हत्या उसके ही सशस्त्र समूह के करीबी व्यक्तियों ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि यूनियन सरकार ने हादी की मौत को बहाना बनाकर चरमपंथी तत्वों और सहानुभूति राजनीतिक समूह को सक्रिय किया ताकि देश भर में अशांति फैलाई जा सके। अंतरिम सरकार खुलेआम हिंसा को बढ़ावा दे रही है। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि विदेशी मिशनों, खासकर चटगांव में भारतीय उच्चायों को निशाना बनाकर संकट को अंतर्राष्ट्रीय रूप देने की कोशिश की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कानून व्यवस्था बहाल करने के बजाय अंतरिम सरकार के कुछ सदस्यों ने खुलेआम हिंसा को बढ़ावा दिया। ढाका में द डेली स्टार और प्रोथोम आलो जैसे प्रमुख अखबारों के दफ्तरों पर हमलों को भी उन्होंने इसी साजिश का हिस्सा बताया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.